जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर है जी हमारा 40। आज के लेक्चर में हम कोड ऑफ एथिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और एग्जाम में भी वो हमें कोड ऑफ एथिक्स में प्रैक्टिस यही है उसकी चल रही है कि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, रिप्रोडक्शन के नहीं। लेकिन जो हम केस स्टडीज की एप्लीकेशन सीखेंगे इसकी बेस पे कंसेप्ट वही है जो हमने प्रीवियसली 2 लेक्चर्स में स्टडी किए, खासतौर पे कल वाले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? हमने थ्रेट्स की सिग्निफिकेंस और फिर इसको एड्रेस करने के लिए सेफगार्ड, ये सब कोड ऑफ एथिक्स की बेस बनाने के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 सबसे अहम है। इसमें हर चीज डिस्कस नहीं हुई, लेकिन हर चीज को समझने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए वो डिस्कस हो गया इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कल घर जाके पढ़ा होगा, समझा होगा। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश जी, क्वेश्चन भी ऐसे ना करें जी। ये जो थ्रेड्स है याद रखिए, प्रैक्टिकली इन तरतीब भी यही होती है जिस तरतीब से हम क्वेश्चन करेंगे या कंसेप्ट पढ़े हमने। सबसे पहले ऑडिटर के सामने कोई सिचुएशन आती है, क्लाइंट गिफ्ट ऑफर कर रहा है, शेयर्स हैं किसी के पास, कोई सिचुएशन हमारे सामने आएगी प्रैक्टिस में भी। स्टेप नंबर 1 में हमने उसके थ्रेड्स को एवेल्युएट करना है। थ्रेड्स को एवेल्युएट करने के बाद हमने देखना है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कम है कि ज्यादा, और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस के लिहाज से सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे। लेकिन हम आप देखेंगे कि जब केस स्टडी को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है सारी बता देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो दूसरा बंदा इससे कौन सी चीज को एक्सेप्ट करेगा, कौन सी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कोड ऑफ एथिक्स कहता है अगर किसी बंदे के पास शेयर्स हो ना तो उसके पास 2 ऑप्शन है, किसी टीम मेंबर के पास शेयर्स हो। ऑप्शन नंबर 1, टीम मेंबर से कहें शेयर्स को डिस्पोज कर दे, ये भी एक हल है। एक दूसरा हल भी है कि अगर वो शेयर को डिस्पोज नहीं करता उस टीम मेंबर को रिमूव कर दे, रोटेट कर दे टीम का हिस्सा, ये भी एक हल है। अब प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे ना, इन दोनों में से कोई एक हल ही आपने करना है, दोनों करना लाजमी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन एग्जाम में जब केस स्टडी कर रहे होंगे याद रखिए आपने दोनों कोर्स ऑफ एक्शन को बताना है। हालांकि प्रैक्टिकली सिर्फ एक भी बता दें तो काफी है, लेकिन एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में वो हमसे ये हमें चेक करना चाहता है, वैल्यूएट करना चाहता है कि क्या हमें इस सिचुएशन से रिलेटेड सारी पॉसिबिलिटीज का पता है कि नहीं पता। ठीक है, तो एग्जाम में हमने जितने भी सेफगार्ड होंगे वो सारे के सारे ही लिखने होंगे, जितने भी ऑप्शंस होंगे। क्लियर जी? तो इसमें हमने कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी को 3 हिस्सों में सॉल्व करना है। कौन कौन से 3 हिस्से? सबसे पहले तरतीब यही होगी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेड, फिर इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड, और फिर सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन। शाबाश। और की क्वेश्चन जी? एडवोकेसी थ्रेट में एश्योरेंस टीम किस कॉस्ट पे एडवोकेसी, देखिए वो जो एडवोकेसी जिस चीज के लिए कर रही होती है उसकी अलग से बिलिंग मिल रही होती है एश्योरेंस टीम को। जैसे अगर एश्योरेंस टीम एज एडवोकेट क्लाइंट का कोई लीगल केस लड़ रही है कोर्ट में जाके है तो उसकी उसे अलग से फीस मिल रही होगी। अगर वो एज प्रमोटर क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो इसकी अलग से अंडर राइटिंग कमीशन उसको मिल रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिर्फ ऑडिट ही नहीं करते बल्कि ऑडिट के अलावा भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। शाबाश। और की क्वेश्चन जी? टीम मेंबर में और क्लाइंट में अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट, देखिए इंटिमिडेशन थ्रेट है जब कभी नेगेटिव रिलेशनशिप होगा उसमें इंटिमिडेशन थ्रेट आ जाएगा, क्योंकि क्लाइंट जाहिर है वो थ्रेट करेगा कि ये डिस्प्यूट है, हम आपके टीम को ऑफिस में नहीं आने देंगे, या कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो जब कभी नेगेटिव रिलेशनशिप हो वो इंटिमिडेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो थ्रेट की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो ठीक है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब क्या? ऑडिटर है, क्लाइंट है, गए जरा मुस्कुरा के बात की, चाय पी, खत्म। प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऐसे ही होता है ना। लेकिन फैमिली रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप से हटके जो भी रिलेशनशिप होगा वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसमें कोई ना कोई थ्रेट राइज हो रहा होगा। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप हो। ठीक है, इन सब में कोई ना कोई थ्रेट अराइज होगा। ओके, क्वेश्चन जी?
सर अगर थ्रेट सिग्निफिकेंट ना हो तो सेफगार्ड हमें फिर भी उसके अंदर लिखते हैं। क्वेश्चन इनका ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर थ्रेट सिग्निफिकेंट ना हो तो क्या फिर भी सेफगार्ड को अप्लाई करना है? देखिए इसका जवाब मैं प्रैक्टिकली पहले दे दूं। प्रैक्टिकली अगर थ्रेट सिग्निफिकेंट नहीं है कोई सेफगार्ड जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में जिस तरह आपको पता है केस स्टडी जब आती है हमें वो इसका इफेक्ट नहीं बताता था रिपोर्ट वाली केस स्टडी में, तो हम उसका इफेक्ट क्या लेते थे? दोनों मटेरियल पर, तीनों नहीं लेते थे, इमटेरियल नहीं लेते थे। उसी तरह एग्जाम में जब कोई थ्रेट वाली केस स्टडी आ गई ना तो आपने इसका इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट कभी नहीं लेना, यानी ये कभी भी नहीं लिखना कि इट इज अज्यूम्ड दैट थ्रेट इज इनसिग्निफिकेंट देयरफॉर नो कोर्स ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। नहीं, उसको हमने अज्यूम करना है कि उसका, यानी एग्जाम में जो भी केस स्टडी आएगी उसका थ्रेट सिग्निफिकेंट है, आपने कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है। सिर्फ पूरे कोड ऑफ एथिक्स में एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो कहता है थ्रेट अराइज नहीं होता। वो कौन सी सिचुएशन है वो आगे हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हर सिचुएशन में थ्रेट अराइज होता है, ये ज़हन में रखिएगा। जी जी अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे दिया जाए अपने क्लाइंट को, इससे हमने कल ब्रीफली डिस्कस किया था सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है। इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट कैसे अराइज होता है? देखिए सॉफ्टवेयर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिससे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी। सॉफ्टवेयर में बहुत से एरर्स हो सकते हैं। आपने शायद कभी ये सुना होगा कि कंप्यूटर एरर नहीं करता, ये बात गलत है। कंप्यूटर भी एरर कर सकता है प्रोवाइडेड उसकी प्रोग्रामिंग में एरर हो। अगर उसकी प्रोग्रामिंग में एरर है ना कोई, तो वो एरर कर सकता है। हो सकता है प्रोग्राम करते हुए कोई एरर हो, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली ना होती हो। अब अगर ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्लाइंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो उसने इंस्टॉल किया, हमें ये समझ गया कि कंप्यूटर तो भाई गलती नहीं करता, उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, आपने उसके आईटी सिस्टम को भी टेस्ट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं एक ट्रांजैक्शन 2 दफा रिकॉर्ड हो गया, जैसे कभी आप बैंक से कोई विड्रॉ करें, समटाइम शायद आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, कभी ऐसे होता है 2 दफा ट्रांजैक्शन होती है ऑनलाइन पेमेंट करें, कभी ऐसे होता है कि एटीएम से डिडक्शन का मैसेज आ जाता है, कैश आता ही नहीं है। तो ये भी एरर आईटी सिस्टम में भी गलतियां हो सकती है। हमें इसको टेस्ट करना है ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली और कंप्लीटली प्रोसेस हो रही है कि नहीं, क्योंकि अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम को यूज कर रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तो वो आईटी सिस्टम उसके इंटरनल कंट्रोल का लाजमी हिस्सा बन जाता है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जहां हमें कहते हैं इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना है, अगर आईटी सिस्टम उसका हिस्सा बन गया है तो हमें उस आईटी सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना है, लाजिम है हम पे, ठीक है। लेकिन अगर हमने खुद ही आईटी सिस्टम बना के दिया होगा तो क्या हम उसे टेस्ट करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से किसी और का होता तो टेस्ट करते हैं? नहीं, हम कहेंगे ये तो हमने खुद बनाया है। अव्वल तो उसमें हमें चेक ही नहीं करेंगे, अज्यूम करेंगे ठीक ही किया हमने, सारा काम ठीक तो किया था हमने पिछले साल, चेक ही नहीं। और अगर इसमें कोई गलती नजर आ भी जाती है तो फिर रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट करने से रेपुटेशन इफेक्ट होगी। क्लियर जी, तसल्ली। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि क्लाइंट अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, हमने उसके आईटी सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना है, वैल्यूएट करना है। और इसी से आपको बता दूं, जरा देखिए अपने चैप्टर बुक के स्टार्ट में चैप्टर्स की लिस्ट है, आपको कोई आईटी से रिलेटेड चैप्टर नजर आ रहा है? कौन सा चैप्टर? चैप्टर 13। ये इसी वजह से है, इसी वजह से है कि क्लाइंट अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, हमने उसके आईटी सिस्टम को वैल्यूएट करना है, उसके आईटी सिस्टम की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना आपने, ये बेसिक कंसेप्ट है। हमें परेशान हो रहा है आईटी पहले भी कभी समझ नहीं समझ आएगी, समझ अभी भी नहीं आएगी आईटी की, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है ऑडिट से रिलेटेड वो आसानी से समझ आ जाएंगे, वो बिल्कुल सिंपल है। और कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, ये हाइब्रिड क्लास वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसा ना करें। हाइब्रिड क्लास वाले स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन नहीं करें भाई, कोई ना कोई। जी जी हाँ, शाबाश शाबाश, एक और उन्होंने अच्छा कंसेप्ट। अच्छा एक और चीज, हाइब्रिड क्लास में भी थोड़ी देर पहले मैं गया था, उनके क्वेश्चन मैंने नोट असल में कर लिया, वो इसीलिए नहीं पूछ रहे, लेकिन फिर भी पूछ लें तो बेहतर है। तो एक मिसअंडरस्टैंड या कंसेप्ट क्लियर नहीं था, मैं चाहता हूं क्लियर हो, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत अहम है केस स्टडी सॉल्व करने में। वो कंसेप्ट ये है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं चैप्टर 6 वाली, वो इंगेजमेंट पार्टनर सॉरी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पार्टनर्स पे एप्लीकेबल हैं, फर्म के यानी फर्म के सारे पार्टनर्स पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और जो कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इंगेजमेंट टीम पे एप्लीकेबल है। ये स्कोप आपने समझना, इसके बगैर केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी, सही, ठीक है। यानी अगर कंपनीज एक्ट के मुताबिक पार्टनर के पास शेयर्स हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैनेजर के पास शेयर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक अगर मैनेजर के पास शेयर्स हैं तो भी प्रॉब्लम, यानी कोड ऑफ एथिक्स का स्कोप वाइड है। यूं समझ लीजिए, अगर ये पूरी फर्म है ना, ये पूरी फर्म है, तो
ये है फर्म के हेड पार्टनर और ये समझ लीजिए 4-5 पार्टनर्स हैं, ठीक है। हर पार्टनर की अपनी अपनी टीम है। कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है यहां पे, ये इन पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता जूनियर एम्प्लॉइज पे, और जो कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है वो इन पे अप्लाई होता है। यानी सारे पार्टनर्स पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, बाकी के टीम पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और जो कोड ऑफ एथिक्स होगा वो सब पे अप्लाई हुआ, इधर भी अप्लाई हुआ। आपको कैफ लेवल पे वो इधर एप्लीकेशन सिखाया, लेकिन असल में कोड ऑफ एथिक्स सारी अप्लाई होता है, इन पे भी होता है, इन पे भी होता है, लेकिन वो इनकी केस स्टडीज आपको सीफैप लेवल में सिखाएगा, कैफ में नहीं। तो इन शॉर्ट कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट सारे पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं, पार्टनर्स के अलावा किसी एम्प्लॉय पे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। ये कंसेप्ट क्लियर है। और कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट सारी टीम पे अप्लाई होती हैं, चाहे वो पार्टनर है चाहे वो जूनियर है। इसी तरह स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन पूछा, उसने कहा इससे हमें क्या सीखा कि कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन वाइडर है कंपनीज एक्ट की निस्बत। इसी तरह एक और कंसेप्ट कंपनीज एक्ट में था कि कुछ रिलेटिव्स को भी कवर करता है, लेकिन कौन से रिलेटिव्स को कवर करता है? स्पाउस और माइनर चाइल्ड को। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स क्या करता है? हर तरह के रिलेटिव को कवर करता है। हाँ, आगे चल के ये जरूर बताता है कि जो जितना क्लोज रिलेटिव होगा उसका थ्रेट उतना सिग्निफिकेंट, लेकिन थ्रेट हर रिलेटिव के केस में राइज होगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये हाइब्रिड क्लास में कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे थे। एक तो इवैल्यूएटिंग थ्रेट में जो बुक में लिखा हुआ है ना, वो कुछ जनरल से पॉइंट लिखे हुए हैं, शायद जो मैंने कल क्लास में बोले थे वो नहीं, क्योंकि मैंने जो कल क्लास में बोले थे ना वो थे केस स्टडी के हवाले से स्पेसिफिक, जबकि बुक में उसने जनरल पॉइंट। तो मैं एक दफा जनरल पॉइंट भी आपको पढ़ा देता हूं ताकि आप याद कर ले। मैं भी रटे वाले सवाल में पूछ ले, कभी आज तक पूछा नहीं, ना ही एक्सपेक्टेशन है कि पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट भाई, जरा मैं कंक्लूड करूं फिर आपकी तरफ आता हूं। इवैल्यूएटिंग थ्रेट में, ठीक है, कि पहले कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड कंसीडर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स इन इवैल्यूएटिंग थ्रेट। कुछ फैक्टर्स क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव क्या? नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है? क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या? कि जो शेयर्स हैं उनकी अमाउंट कितनी है। कह रहे सारे फैक्टर्स को सामने रखे, जो कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर प्रोफेशन में लेजिस्लेशन में बनाए गए होंगे जिससे उसको हेल्प मिलेगी इनको आइडेंटिफाई करने में और वैल्यूएट करने में। जैसे हमारे प्रोफेशन ने कोड ऑफ एथिक्स बनाया हुआ है, तो हमने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक इसको वैल्यूएट करना है। कह रहे एग्जांपल ऑफ सच प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर भला? थ्रेड्स को वैल्यूएट करने के लिए। क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज में अप्लाई होता है। एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोफेशन, इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम व्हिच इनेबल द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द जनरल पब्लिक टू ड्रॉ अटेंशन टू अनएथिकल। इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम क्या? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस वगैरह लगा दिए जाए, सिलेक्शन बॉक्सेस, कंप्लेंट बॉक्सेस, जिसके जरिए से ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस को एम्प्लॉय कर रहा है तो दूसरा एम्प्लॉय चुपके से उसकी शिकायत लगा दे। एंड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड ड्यूटी टू रिपोर्ट ब्रीचेस ऑफ एथिक्स रिक्वायर। ऑर्गेनाइजेशन में सबको कह दिया जाए अगर किसी को अनएथिकल कोई प्रैक्टिस नजर आ रही है, बात नजर आ रही है, तो वो रिपोर्ट कर दे। प्रोफेशनल और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, के प्रोफेशनल मॉनिटरिंग हो इन सारे प्रोसीजर्स की। ये नहीं कि सिर्फ कंप्लेन बॉक्स रख दिया तो काफी हो गया, हर हफ्ते हर मंथ एंड के ऊपर उस कंप्लेन बॉक्स को खोल के चेक भी करना है क्या कंप्लेन्स आई है, उनके ऊपर एक्शन भी लेना है। यह है प्रोफेशनल और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। इनसे क्या होगा? इन सारे ये जो प्रोसीजर ना, इनसे आपको थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में और उसे एवेल्युएट करने में हेल्प मिलेगी। आइडेंटिफाई करने में और खासतौर पे वैल्यूएट करने में हेल्प। लेकिन याद रखें ये जो वैल्यूएशन के फैक्टर्स है ना, ये जनरल फैक्टर हैं, ये केस स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है। अगर कभी जनरल क्वेश्चन पूछ ले, जो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फर्ज कीजिए पूछ ले कि बताइए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेलिवेंट है थ्रेट्स को वैल्यूएट करने के लिए, केस स्पेसिफिक नहीं जनरल पूछ, तो फिर आप ये वाले लिखेंगे। लेकिन नॉर्मली वो केस स्पेसिफिक पूछता है और केस स्पेसिफिक फैक्टर वही होंगे जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है। कंसीडरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन में क्या कंसेप्ट है? कहता है बाजुकात, अच्छा ये अच्छा कंसेप्ट है, कंसीडरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। किनकी बुक थी? वो कह रहा है बाजुकात हमें कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं, कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है। ये हमें एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस देखना चाहिए कि एक्सेप्टेंस के बाद भी देखना चाहिए। एक्सेप्टेंस के वक्त अगर कोई थ्रेट सामने नहीं नजर आया, एक्सेप्टेंस के बाद सामने आया, तो क्या अब कोई कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना चाहिए? लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी हमने यही पढ़ा था कि कंप्लायंस स्टार्ट में भी करनी है, ड्यूरिंग भी। कोड ऑफ एथिक्स में भी यही कह रहा है कि अगर आपको चलते ऑडिट में कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाए जो पहले इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, पहले इंफॉर्मेशन मिलती तो क्या एक्शन लेते, अब इंफॉर्मेशन मिली तो क्या करें? अब भी एक्शन ले भाई। अब वो थोड़ा सा शायद डिफरेंट होगा एक्शन, पहले डू नॉट एक्सेप्ट होता, अब शायद विड्रॉ की बात करेंगे, लेकिन एक्शन जरूर लेना, इग्नोर नहीं करना जी। इसके अलावा एक
और क्वेश्चन है स्टूडेंट का, लेकिन वो मैं चाह रहा हूं किसी केस स्टडी में डिस्कस करूंगा। होम असाइनमेंट नहीं थी आज की कोई, एक ही क्वेश्चन था शायद, वो भी रटे वाला क्वेश्चन था। चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के भी थे। अच्छा चले, इसको फिर हम आगे कल कर लेते हैं। अच्छा, उसमें शायद एक क्वेश्चन में केस स्टडी में प्रॉब्लम आई। मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी केस स्टडी को आपने सॉल्व करना है, नॉर्मली लीगल रिक्वायरमेंट्स और कोड ऑफ एथिक्स की कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो कॉमन है। लीगल रिक्वायरमेंट और कुछ जो केस कोड ऑफ एथिक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ केसेस कॉमन है। तो वहां पे आपने कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई करना है कि कंपनीज एक्ट, ये सवाल है। इसका जवाब मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट। अच्छा, कुछ पुराने क्वेश्चन ऐसे हैं, लेटेस्ट में वो रिक्वायरमेंट मेंशन कर रहा है इसलिए तसल्ली रखें, लेकिन कुछ पुराने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें उसने रिक्वायरमेंट को मेंशन नहीं किया, जनरल वर्ड यूज किया है कि बताइए इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसमें क्या, नहीं दोनों नहीं बताना है, क्योंकि दोनों नहीं बताने मार्क्स बहुत ज्यादा है। टाइम हो तो बता सकते दो, लेकिन दोनों ना बताएं। उस सूरत में हमने प्रेफरेंस देनी है कंपनीज एक्ट को। अगर वो सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुई है तो हम कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्कस करेंगे, खत्म। लेकिन अगर वो सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस नहीं हुई तो फिर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करेंगे। करना एक ही आई कैप ने पूरी हिस्ट्री है, जो आई कैप की 50 साल की हिस्ट्री की आप कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन उठा के देख लें, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आई कैप ने कहा ये सिचुएशन है, इसमें कंपनीज एक्ट के बारे में भी बताओ और कोड ऑफ एथिक्स, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है। और उसमें भी रिक्वायरमेंट में उसने क्लियर कर दिया था कि पहले कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताओ और फिर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक बताओ। तो जब तक खुद से ना क्लियर कर दिया कि दोनों के मुताबिक बताओ, हमने सिर्फ एक को, क्योंकि मार्क्स कम होते हैं। और किसको प्रेफरेंस देनी है? अगर तो मेंशन है तो स्पेसिफाइड, अगर मेंशन नहीं है पहले कंपनीज एक्ट, अगर कंपनीज एक्ट में वो केस डिस्कस नहीं हुआ तो यह असूल याद रखिएगा जी। और की क्वेश्चन? हाँ हो गया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हमने एंगेजमेंट टीम में रिलेटिव्स, कोड ऑफ एथिक्स में रिलेटिव्स को भी कवर करना है। तो इनका कहना है सर वो जो हमारे खानदानी रिश्तेदार होते हैं वो तो चले रिलेटिव में आ गए, जो फर्म के अंदर जैसे एक पार्टनर है उसके दूसरे पार्टनर, क्या वो भी कवर होंगे थ्रेट? इसका ये थोड़ा सा हमारे स्कोप से बाहर होके ना सीफैब लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब है यस। इसलिए कि कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि फर्म के अंदर एक पार्टनर है, उसके जो दूसरे पार्टनर है ना वो भी फ्रेंड्स हैं, वो भी क्या है? फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स आ गए तो इसका मतलब रिलेटिव आ गया, थ्रेट अराइज हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी मैं सारी डिस्कस करता हूं वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं केस स्टडी की डिस्कशन की तरफ। आपको इसी तरह से वो एग्जाम में कोई सिचुएशन देगा और आपने इसको आंसर करना होगा। क्या भाईजान कह रहे हैं, ये डुप्लीकेट करना होता? चले मान गया मुझे लगता। हाँ जी, जी अब आपके सामने वन बाय वन कोई सिचुएशन आएगी। ठीक है, इस सिचुएशन की तरतीब मैंने खुद सेलेक्ट की है, किताब में तरतीब कुछ हो रहा है, हम यहां पे किसी और तरतीब से पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरतीब से मैं पढ़ाता जाऊं आपने उस तरतीब से इसको पढ़ते जाना। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एग्जाम में कोई केस स्टडी आएगी जो कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे बेस कर रही होगी और आपसे रिक्वायरमेंट उसकी वही होगी, तीन चीजें। क्या तीन चीजें? वैल्यूएट थ्रेट, सॉरी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट, वैल्यूएट थ्रेट, सेफगार्ड। फाइनेंशियल इंटरेस्ट की क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई थी? शेयर्स होल्ड करना। ठीक है, अगर कोई भी टीम मेंबर या उसके किसी रिलेटिव के पास शेयर्स हैं, किस क्लाइंट के? जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो थ्रेट्स क्या होंगे, वैल्यूएशन क्या होगी, उसको जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले थ्रेट्स, कौन सा थ्रेट होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या कौन सा थ्रेट होगा? सेल्फ। अब उससे थोड़ा उसको बजाइए कि सिर्फ सेल्फ, उसको सेंटेंस फॉर्म मिल गया है। आपको पता है हम एग्जाम में सिर्फ याद करने के लिए हम सिर्फ मेन वर्ड याद करते हैं सेल्फ, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए सेंटेंस फॉर्म यूज करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्म में उसने क्या लिखा कि होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल शेयर इन ऑडिट क्लाइंट बाय टीम मेंबर और हिज रिलेटिव क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा, अब आपने एक गलती नहीं करनी, एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आया एज इट इज छाप दिया,
उसने कहा मिस्टर असलम के पास शेयर्स हैं, आपने लिखा होल्डिंग ऑफ शेयर बाय इन ऑडिट क्लाइंट बाय टीम मेंबर आर हिज रिलेटिव क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दो में से आधा नंबर देगा सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का। आपने उसको जनरलाइज ही छाप दिया। आपको यह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि आपको कैसे लिखना चाहिए, होल्डिंग ऑफ शेयर बाय असलम इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अगर असलम के किसी रिलेटिव के पास शेयर है तो रिलेटिव का जिक्र कीजिए, यानी एग्जाम में जनरल इंफॉर्मेशन नहीं छापनी। टेम्पलेट यही होगा, टेम्पलेट आप इसमें, लेकिन इंफॉर्मेशन आपने फिट करनी है केस स्टडी वाली। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये अगर इस तरीके से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी लिख देंगे, एक नंबर मिल गया। एक नंबर अभी भी रहता है। वो क्या है? वो जस्टिफिकेशन का, कि क्यों सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, बताइए इस सिचुएशन में क्यों सेल्फ, वो क्या कर सकता है, एक्सप्लेन करे। आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अब एक्सप्लेन करे क्या कर सकता है। वो प्रॉफिट चाह सकता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, इससे उसकी शेयर प्राइस और वेल्थ बढ़ेगी। ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक्सप्लेन उस वक्त करना है जब मार्क्स ज्यादा हो। ठीक है, वैसे आदत बना ले एक्सप्लेन करने की, एक्सप्लेन करने से कम कंसेप्ट ही आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, तो बताइए अगर शेयर्स हैं टीम मेंबर के पास तो इसका मसला क्यों है, होता है होल्डिंग शेयर की वजह से थ्रेट क्यों राइज होता है? क्योंकि वो टीम मेंबर चाहेगा शेयर की प्राइस इंक्रीज हो, बिकॉज टीम मेंबर विल विश दैट शेयर प्राइस इंक्रीजेस। इसके बाद फैक्टर्स इन वैल्यूएटिंग थ्रेट, किन फैक्टर्स को सामने रखता है थ्रेट को वैल्यूएट करने के लिए? रोल ऑफ इंडिविजुअल होल्डिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्या मतलब, क्या कह रहा है? जिस बंदे के पास शेयर्स हैं असलम के पास, उसकी पोजीशन क्या है? आपने सिर्फ इतना लिखना है, रोल ऑफ इंडिविजुअल। ये आपका एज इट इज समझ लीजिए पॉइंट होगा रटे वाला। इसमें आपने याद रखिए, जब आपने थ्रेट्स को वैल्यूएट करना है ना, तो सिर्फ वो फैक्टर्स बताने हैं जो कंसीडर किए जाएंगे, कंक्लूजन नहीं देना कि कंसीडरिंग अबव फैक्टर्स इन माय ओपिनियन थ्रेट इज वेरी सिग्निफिकेंट। थ्रेट इज नहीं, कंक्लूजन नहीं देना सिग्निफिकेंस का, सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं कि सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करने के लिए ये फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। रोल ऑफ इंडिविजुअल समझ आ गया ये? फिर इसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप इफ हेल्ड बाय रिलेटिव। भाई नेचर ऑफ रिलेशनशिप तो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं आता, उसमें भी आता, लेकिन यहां पे भी आता है। यहां पे कब आएगा? फाइनेंशियल इंटरेस्ट में। रिलेटिव के पास शेयर, टीम मेंबर के भाई के पास शेयर्स हैं, थ्रेट कुछ हो रहा है, स्पाउस के पास शेयर है, थ्रेट कुछ हो रहा है, उसके कजन के पास शेयर है, थ्रेट कुछ हो रहा है। तो यहां पे क्या कह रहा है? अगर शेयर्स रिलेटिव के पास है तो दोनों का नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखा जाएगा। जितना क्लोज रिलेशनशिप, जनरल रूल क्या है, उतनी सिग्निफिकेंस ज्यादा। और यहां पे रोल ऑफ इंडिविजुअल में जितना हाई रोल उतनी सिग्निफिकेंस ज्यादा। नेक्स्ट, मटीरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्या कहना चाह रहा है? शेयर्स की अमाउंट जितनी, रूल क्या होगा, जितनी ज्यादा अमाउंट उतना थ्रेट सिग्निफिकेंट। क्लियर? ये हमारे हो गए सारे फैक्टर्स इन वैल्यूएटिंग थ्रेट। अब बात करते हैं सेफगार्ड्स की। सेफगार्ड को अक्सर केस स्टडी में कोर्स ऑफ एक्शन के नाम से बुलाता है। सेफगार्ड का, अच्छा आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? फर्ज कीजिए जरा आपको तैयार करते हैं अनसीन केस के लिए, वैसे आएगा नहीं अनसीन, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस क्या कहती है? सिचुएशन में क्या होना चाहिए? शेयर को डिस्पोज, वो कहता है मैं नहीं करता, मेंबर को रोटेट कर दे। अच्छा, जब उसको रोटेट करेंगे या शेयर डिस्पोज करेंगे, उसके बाद तो सारा काम यस हो गया, न्यूट्रल हो गया। पहले वाले काम का क्या करना चाहिए? क्या फाड़ के फेंक दे? रिव्यू करवा ले, ताकि पता चल जाए उसने क्लाइंट को फेवर दिया कि नहीं। फेवर दिया तो उसको फारिग कर दे, वरना यूज कर ले। तो प्रीवियस वर्क को चेक करवाना है, ठीक है तो उसको यूज करें ताकि पिछला काम जाया ना हो। कह रहे मेंबर शुड नोटिफाई फर्म अबाउट फाइनेंशियल। हाँ, कहते हैं सबसे पहला सेफगार्ड तो यह है कि मेंबर बताए, फर्म को ख्वाब आएगी कि हमारे किसी जूनियर टीम मेंबर के भाई ने शेयर खरीद लिया। फर्म को कैसे पता चलेगा? या उसने पर्सनली ट्रांजैक्शन कर ले, तो वहां उसका फर्ज है बताना पड़ा, बताए। ठीक है, और याद रखिए फर्म में, ये आपको फर्म के लिए ये आंखों देखा हाल आपको लेसन बता रहा हूं। अगर किसी क्लाइंट में आपका कोई भी इस तरह का फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल रिलेशनशिप है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट अपने मैनेजर को बता दें। अगर बाद में आपने छुपा लिया तो चीजें बाद में सामने आ ही जाती हैं, तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है। तो सबसे पहले ये उस टीम मेंबर की जिम्मेदारी होती है जिसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा है कि वो बताए। ठीक है, मेंबर शुड नोटिफाई फर्म अबाउट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सेफगार्ड आप नॉर्मली लिखेंगे, लेकिन उस केस में नहीं लिखेंगे जब क्वेश्चन में क्लियरली कह दे कि एंगेजमेंट पार्टनर हैज इन्फॉर्म्ड दैट हिज ब्रदर होल्ड्स शेयर्स।
अगर केस स्टडी में उसने ये लाइन लिख दी तो फिर इसका मतलब है ये वाला सेफगार्ड लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बता चुका है वो। फिर मेंबर शैल डिस्पोज ऑफ इंटरेस्ट, सारा इंटरेस्ट डिस्पोज कर दे या इतना को डिस्पोज कर दे कि बाकी इमटेरियल हो जाए, इनसिग्निफिकेंट हो जाए। इमटेरियल की बजाय आप यहां पे इनसिग्निफिकेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स आप पढ़े ना तो उसमें इमटेरियल की बजाय इनसिग्निफिकेंट का वर्ड यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन चूंकि हम ज्यादातर इमटेरियल का वर्ड यूज करते हैं इसलिए मैं प्रेफर इमटेरियल कर रहा हूं। आप इनसिग्निफिकेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और कहीं इनसिग्निफिकेंट आए तो आपको पता चल जाए ये इमटेरियल ही की बात कर रहा है। फिर कह रहा है डिस्पोज करता हूं, नहीं डिस्पोज करता तो क्या करें? रिमूव कर दो टीम मेंबर को। और रिमूव करने के बाद या डिस्पोज करने के बाद अपॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। अच्छा, इस लाइन को समझने बार बार आएगी। अपॉइंट एक मुनासिब से रिव्यूअर को, मुनासिब सा रिव्यूअर का जिसका एक एक्सपीरियंस अच्छा हो, जो टीम का हिस्सा ना हो, who did not take part in the audit engagement, जो टीम का हिस्सा ना हो। क्यों? क्योंकि अगर टीम का हिस्सा हुआ तो वो बायस्ड हो सकता है। तो एक जैसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हम करवा रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट, तो टीम के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे को कहीं यार आके काम चेक कर ले, क्या ठीक है कि नहीं ठीक? ठीक है जी। अब देखें, अगर कोई टीचर, अकाउंटिंग के टीचर आपको काम ज्यादा देते हैं और 4 घंटे का आप कहते हैं सर काम बहुत ज्यादा है, उस्ताद कहते हैं नहीं ये काम 2 घंटे में हो जाएगा। आपने कहा सर किसी तीसरे बंदे से फैसला करवा लेना चाहिए कि नहीं, कि ये फेयर वर्क है कि नहीं फेयर। अब वो कौन होना चाहिए? वो उन टीचर का टीए होना चाहिए कि कोई टीए तो नहीं, वो कोई दूसरा जो इस टीम का हिस्सा ना हो, इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए यहां पे वो कह रहा है हु डिड नॉट टेक पार्ट इन द ऑडिट एंगेजमेंट, वो आके चेक करे क्या कि टू प्रोवाइड एडवाइस और रिव्यू द वर्क डन बाय रेलिवेंट टीम मेंबर। वो टीम मेंबर का रिव्यू करे जिसकी वजह से मसला आया है, और कोई एडवाइस देनी है तो एडवाइस दे दे कि मजीद काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वरना काम ठीक। क्लियर हो गया? ये इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आ रहा है, ये आखिरी, ये कंसेप्ट समझ आ गया? ये आपके बहुत से थ्रेड्स में आएगा, ये बहुत से थ्रेड्स में आएगा। नहीं, सिग्निफिकेंस यहां पे प्रॉफिट दिया होगा, यहां पे आपको खुद ही डिस्कस करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। यहां पे वो ऑडिट रिपोर्ट की तरह आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। कोड ऑफ एथिक्स के किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, स्वयं एक जगह पे, जहां पे वो कहता है कि अगर आपके टोटल फीस का एक बड़ा हिस्सा एक ही क्लाइंट से जनरेट हो रहा है ना, तो उसमें थ्रेट है कि क्लाइंट आपके ऊपर हुक्मरानी कर सकता है। जब फर्म का ज्यादा हिस्सा एक ही ग्रुप से आ रहा होता है ना, हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल्स हैं, वो फर्म क्लाइंट के इशारों पे नाच रही थी, सॉरी फर्म क्लाइंट के इशारों पे चल रही थी। क्यों? इस वजह से क्योंकि ऑडिट के साथ बहुत सी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी क्लाइंट को प्रोवाइड की। और याद रखिएगा, हमारे पार्टनर हमें बताया करते थे, कहते थे ऑडिट में रिस्क ज्यादा है, पैसा कम है। रिस्क किस चीज का ज्यादा है कि अगर आपने कोई एक प्रोसीजर भी जो रिक्वायर्ड बाय आईएएस है ना परफॉर्म नहीं किया, आप क्लाइंट ने केस कर दिया, आप फारग है, खुद सोचे। और फीस कम होती है नॉर्मली। क्यों फीस वाला कम होती है कंपैरेटिवली? इसलिए कि क्लाइंट इसको एक वैल्यू एडेड सर्विस नहीं समझता। वो कहता है तो लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट ना होती हम ना करवाते। आप भाई हमारा प्रॉफिट है, क्लाइंट कहता है हम उस बंदे को प्रॉफिट नहीं देंगे, अपना फीस पैसे नहीं देंगे जो हमें ये बताए कि इतना प्रॉफिट है, हम उस बंदे को पैसे देंगे जो हमारा प्रॉफिट बढ़ाए। वो टैक्स की एंगेजमेंट होना, कहता है सर टैक्स बचाएं हमारा, जितना टैक्स बचाएंगे आधा आपका, वो तो बताएं कितना, मिलियंस में टैक्स होगा, उसमें जाके ऑडिट में खुजलहार होते रहे। और फिर लेकिन फिर भी ऑडिट की वजह से क्लाइंट, जैसे होता है ना बाजुकात के, एक प्रोडक्ट को घाटे में बेच दो, दूसरी प्रोडक्ट फायदे में आ जाएंगी। बहरहाल तो ये एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, ये स्ट्रक्चर समझ आया कोड? अगर ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो यकीन कीजिए कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी आपको सॉल्व करना आ गई। अब सिर्फ यह है कि आपने उसकी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को डिकोड करना होगा कि जो उसने केस बनाया ना, ये कौन सी वाली सिचुएशन है, ये पर्सनल रिलेशनशिप है, ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है। आपने सही लिंकिंग कर दी, केस स्टडी सॉल्व। लेकिन स्टिल आप कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है, जो हम अच्छा काम करने का वैसे मुझे शौक तो बहुत है, लेकिन काम मेरे से होता नहीं है, ये सच बता रहा हूं, दोनों बातें सच है। शौक मुझे है, बिल्कुल है, लेकिन मेरे से होता भी नहीं है, ये बात भी सच है। लेकिन मैं कोशिश करते रहता हूं, कभी ग्रिप आ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़े ना, तो फिर प्रैक्टिस में आ जाते हैं। बहुत सी चीजें मैं करना चाहता हूं लेकिन अभी पेंडिंग में है, लेकिन मेरा पूरा इरादा है कि मैं उनके ऊपर काम करूं। एक और आइडिया हमारे आपस में बैठे थे टीम टीएस वगैरह, उनकी तरफ से भी आया एक आइडिया अच्छा कि सर एक रिजल्ट के बाद ना बड़ी कॉमन एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहते हैं सर हमारा पेपर बिल्कुल ठीक किया हमने लेकिन फेल हो गए। बच्चे को अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं है, बच्चे को अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं है, और हमें उस बच्चे की प्रॉब्लम कंसेप्ट में नहीं है,
ये मैं मेरा खुद इस बात का गवाह हूं, जो फेल हो, जो खासतौर पे 40+ में स्टूडेंट फेल होते हैं ना, उनमें और पास होने वालों के कंसेप्ट में 19-20 का भी बात फर्क नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात 40 वाले का कंसेप्ट ज्यादा अच्छा होता है। प्रॉब्लम किस चीज की होती है? प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन की। कुछ चीजें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, मैंने खुद, अब देखिए जो हम टीचर्स होते हैं ना, हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमने टीम को कहा होता है कि इस पेपर को चेक कर लो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि छोटी छोटी हैं, वो हमारे असिस्टेंट उनको नहीं देख वैल्यूएट कर पाते, उस्ताद की आंख उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं वैसे ही सरसरी तौर पे मैं देख रहा था, एक स्टूडेंट ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसने कहा था ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और बेसिस फॉर ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा। आपको शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन उसे बेसिस में बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन लिखना चाहिए था। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम एक एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल है, लेकिन के स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो टेस्ट होते हैं ना, इनमें से इस तरह की जो गलतियां हैं वो निकाल के आपके सामने प्रेजेंट की जाए कि ये एक बच्चे का, उसमें हम आइडेंटिटी जो है उसको हाइड कर देंगे। ठीक है, आइडेंटिटी हाइड कर देंगे और पेपर आपके सामने होगा, प्रेजेंटेशन आपके सामने होगी और हम आपको बता रहे होंगे इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट थी, बच्चे ने ये लिखा, असल में ये लिखना था। ठीक है, इस तरह की चीजें, इससे वो आपका जो प्रेजेंटेशन वाली प्रॉब्लम है ना, उम्मीद है कि वो ठीक होगी। क्योंकि हमारा इस वक्त जो बच्चा इस क्लास का फेल हो रहा है ना, वो कंसेप्ट की वजह से नहीं हो रहा, कंसेप्ट की वजह, कंसेप्ट ठीक हो चुके हुए हैं, कंसेप्ट ओके हैं। अब हमने नेक्स्ट लेवल जो है प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना है। ठीक है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैं अगर सुस्त पढ़ भी जाऊं ना, तो आपने मुझे 2-4 दिन के बाद याद करवा देना है कि सर वो टेस्ट हुए हैं ना, ठीक है, टेस्ट वापस मिल गए, नंबर पता चल गए, उसमें जो गलतियां वो जरा क्लास में डिस्कस कर दें। ठीक है, तो इस मैं ये बात यहां से शुरू हुई थी, समझ आ गया आपको कैसे, लेकिन इसमें भी आपने भी गलतियां करनी है। अभी आपने एज इट इज छापे मारने हैं, वो सिचुएशन फिट हो गई, एज क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना। अगर क्वेश्चन में उससे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्रेट, तो आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर देंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ आप हो सकता है थ्रेट लिखें, सेफगार्ड लिखें, फैक्टर्स वैल्यूएट करने वाले ये ना लिखें। तो ये जैसे जैसे गलतियां आपके सामने आती जाएंगी, आपके जहन में भी बैठती जाएंगी। ये क्लियर हो गया। लेकिन ये बहरहाल एक सैंपल केस था, अगर ये आपको समझ आ गया तो बाकी भी केस स्टडी इसी फॉर्मेट के मुताबिक है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट सिचुएशन है लोन्स एंड गारंटी। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स अगर आप, सॉरी लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखें ना, लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ वन वे लोन को डिस्कस कर रही थी। वन वे लोन का मतलब क्या है? जब ऑडिटर इंडेटेड हो, फर्म इंडेटेड, जब कंपनी इंडेटेड हो, वो नहीं डिस्कस कर, वन वे था। और ऑडिटर में भी वो कहते थे जब पार्टनर इंडेटेड हो, फर्म, बाकी के टीम मेंबर नहीं। लेकिन ये कोड ऑफ एथिक्स है, ये क्या करेगा? जो जगह उसने छोड़ दी थी उनको भी पूरा करेगा। ये टू वे कंसेप्ट बताएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले वो क्या कह रहा है? थ्रेट कह रहा है लोन या गारंटी अगर आपने ली हो, इट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, क्योंकि अगर लोन दिया हुआ है तो रिकवर करने की कोशिश करेंगे हम चाहेंगे कि वो लोन रिकवर हो, क्लाइंट बैंकरप्ट ना हो जाए, क्लाइंट गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको दबा देंगे। ठीक है, और अगर लिया हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि क्लाइंट हमसे फौरी तौर पे पैसे वापस ना मांगे। तो इस वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। क्लियर? आगे चलते हैं आप इसमें। नेक्स्ट, लोन्स एंड गारंटी टू एन ऑडिट क्लाइंट। देखिए, टू एन ऑडिट क्लाइंट और केस बन जाएगा, फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट और केस बन जाएगा। टू एन ऑडिट क्लाइंट का मतलब क्या है? फर्म ने क्लाइंट को लोन दिया है, ऐसा रेयर होता है, लेकिन बहरहाल कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्कस किया कि ऐसे हो सकता है। तो फिर क्या होगा? कह रहा है लोन दिया जा सकता है ऑडिट क्लाइंट को सिर्फ उस वक्त, कब? जब इमटेरियल होगा। किसके लिए? दोनों के लिए, फर्म के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। फर्म में अगर टीम मेंबर ने उसके लिए, या क्लाइंट, दोनों के लिए इमटेरियल। और अगर मटेरियल है तो क्या करें? लोन रीपे करते हैं, उसको रीपे करते हैं। फिर अगला केस, लोन एंड गारंटी फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट। फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट क्या है? से लिया, कंपनी से लिया गया, फर्म ने कंपनी से लोन लिया। अब इसमें आगे दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, गैस करते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी जिससे लोन लिया वो बैंक है या नहीं है। किसमें थ्रेट ज्यादा होगा? अगर वो नॉन बैंकिंग वाला केस होगा। ठीक है, बैंक को बाज़ औक़ात बैंक भी कहते हैं, बाज़ औक़ात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। कहता है इफ ऑडिट क्लाइंट इज ए बैंक और सिमिलर इंस्टीट्यूशन, तो फिर इसका मतलब क्या है? थ्रेट कम होगा। ये ध्यान में रखिए, माइंड पहले बना लें, इस सिचुएशन में थ्रेट कम होगा। लोन शैल बी एक्सेप्टेड इफ इट इज अंडर नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर एंड टर्म्स एंड कंडीशन। कह रहा है लोन एक्सेप्ट कर लो
लोन एक्सेप्ट कर लो, शर्त क्या है? नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन पे हो। हमने कहा अच्छा छोटा लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। उसने कहा बड़ा भी कर लो, लेकिन अगर बड़ा लोन है, अगर मटेरियल लोन है, तो क्या करो? एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को पॉइंट कर दो। और आगे एप्रोप्रिएट रिव्यूअर की वही लाइन फिट करते हैं, शॉर्ट लाइन भी फिट कर सकते हैं, पॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर टू रिव्यू वर्क डन। और अगर याद हो वो टेक्निकल वाली लाइन रटा लगाया हो, वो फिट कर दें भाई, ठीक हो गया। पहला केस, अगर लोन दिया है तो वो सिर्फ उस वक्त इजाजत है जब इमटेरियल होगा। लोन लिया है तो आपने केस स्टडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। नॉर्मली एग्जाम में ना ये नीचे वाला केस टेस्ट करेगा, कैंडिडेट क्लाइंट से लोन लिया हुआ है, तो आपने 2 हिस्सों में जाना है। अगर तो नेचर ऑफ बिजनेस उसने बता दिया हुआ है तो फिर जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसी के हिसाब से डिस्कशन। एक वैसे उसने कहा बूरे वाला बैंक लिमिटेड से लोन लिया है। किससे लोन लिया है? बूरे वाला बैंक। और कुछ नहीं बताया उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कौन सा बैंक है, नाम में बैंक लिखा हुआ है, बैंक है। तो बैंक से लोन ले सकते हैं, यस ले कब? नॉर्मल लैंडिंग पर टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हो, अगर मटेरियल हो तो एप्रोप्रिएट। कंपनीज एक्ट ने भी इसकी इजाजत दी थी, याद है? और तकरीबन यही बात उसने भी की थी कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो। ये भी असल में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही को उसने डिफरेंट वर्ड में बताया। हाँ, रिव्यूअर की बात उसने कर ली कि एडिशनल रिव्यू करवा लो, हमने कहा ठीक है। नेक्स्ट, इफ ऑडिट क्लाइंट इज नॉट ए बैंक, अगर वो बैंक नहीं है तब थ्रेट ज्यादा है ना, तब क्या करें? लोन शैल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज इमटेरियल फायर। जब दोनों के लिए इमटेरियल है तब भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। और अगर मटेरियल है रीपे करो या उस बंदे को जिसने लोन लिया से टीम से हटा दो, ठीक है। आप नोट कीजिए इन दोनों में से ज्यादा सीवियर ऊपर वाला के नीचे वाला? हाँ, नीचे। तो ऊपर वाले में उसने मटेरियल लोन की इजाजत दे दी क्योंकि वो नॉर्मल केस था। नीचे वाले केस में उसने मटेरियल लोन की इजाजत नहीं दी, उसने कहा इमटेरियल है तो ले लो। बात का ऐसा होता है ना, वो क्लाइंट जो है वो है हमारा मुल्तान रोड पे, ठीक है, टीम ने वापस आना है, जेब में देखा पैसे नहीं थे, क्लाइंट से कह दिया भाईजान जरा 500 का नोट तो है, कल स्टाइपेंड आने दे, सारे कर्जे उतारने हैं मैंने, 500 रुपया ले लिया। क्या कोई थ्रेट राइज होता है? अब क्लाइंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी इजाजत, क्यों इजाजत है? इमटेरियल है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल ही सोच के आप कोड ऑफ एथिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। कंसेप्ट को लिंक करना है ना, कर सकते हैं, ठीक है। सर अगर मटेरियल होगा तो रिव्यू का मकसद क्या है? रिव्यू तो मटेरियल है तो रिव्यू करवाने, इसलिए कि अगर लोन मटेरियल है तो कहीं हमने क्लाइंट को कोई फेवर ना दे दियो बदले में, ठीक है, कहीं हमने क्लाइंट को कोई फेवर ना दे दियो बदले में। फेवर दी जा सकती है ना भाई, मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे भी लोन लेना हो ना, आसान काम नहीं है। फैक्टर्स की तरह, शाबाश शाबाश, भाई ने कहा फैक्टर्स की तरह, उसने डिस्कस नहीं किए हुए, नहीं ना, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का कि उसने डिस्कस नहीं किए, नहीं किए, पूछेगा भी नहीं। जिस चीज के फैक्टर डिस्कस नहीं किए पूछेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। वैसे अगर आप में प्रोफेशनल जजमेंट आ रही है ना, कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं बताए हुए, आप बता सकते हैं इसके सिग्निफिकेंस के फैक्टर किस पे डिपेंड करेंगे? मेंबर का रोल, मटीरियलिटी, अमाउंट ऑफ, शाबाश शाबाश, ये 2-3 पॉइंट ये। लेकिन उसने कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस नहीं किया, नहीं पूछेगा। लेकिन आपसे मैंने फिर क्यों पूछा? एग्जाम में फर्ज कीजिए अगर वो पूछ भी लेता है आपसे फैक्टर्स, तो आप फौरी तौर पे उसको बता सकें। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, फैमिली कोई रिश्तेदारी या पर्सनल कोई दोस्ती है। थ्रेट क्या है? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट, पर्सनल क्लाइंट के एम्प्लॉइज क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। क्रिएट, क्यों भला ये थ्रेट क्रिएट होते हैं? इसलिए कि अगर हमारा रिलेटिव क्लाइंट पे काम कर, अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, क्लाइंट पे काम कर रहा है तो हम उसके साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से उसको फेवर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये वाली थ्रेट्स पिछले वाले थ्रेट से डिफरेंट है, क्यों भला? हाँ, इसमें थ्रेट्स ज्यादा आ रहे हैं। कौन कौन से थ्रेट आ रहे हैं? थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, वैसे तो एक चीज याद रखिएगा, एक और चीज असूल बता रहा हूं। अब हमने जो एक्सप्लेनेशन देनी है, जो कोर्स ऑफ एक्शन बताना है, याद रखे वो सिचुएशन का होता है, थ्रेट का नहीं। अजीब बात बताने लगा,
जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन बताना है, सिचुएशन को सामने रख के बताना है, थ्रेट को सामने रख के नहीं बताना। नहीं समझ आई ना बात? इसको भी समझाता हूं, ठहरे, ये जरा पहले इसको जरा छोड़े, मैं आपके सामने सेफ गार्ड लेके आता हूं। ये है सेफ गार्ड, यही है, हाँ बस यही है, ये सेफ गार्ड है। आगे अब स्टूडेंट पता है क्या सवाल पूछता है? स्टूडेंट कहता है सर ये थ्रेट है 3, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। तो जो पहला सेफ गार्ड है ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, दूसरा फेमिलियरिटी के लिए, तीसरा इंटिमिडेशन। ऐसे है क्या? ऐसे नहीं है। ये सारे सेफ गार्ड्स ये सारे थ्रेट्स के लिए, क्योंकि असल में ये सेफ गार्ड हम कलेक्टिवली बता रहे होते हैं सिचुएशन को सामने रख के। ठीक है, तो आपने कभी भी सेफ गार्ड को पढ़ते हुए ये नहीं सोचना कि ये वाला सेफ गार्ड कौन से थ्रेट के लिए है, ये वाला सेफ गार्ड कौन से थ्रेट के लिए। जितने भी सेफ गार्ड हैं वो कलेक्टिवली सारे थ्रेट्स के लिए। अच्छा, इस सिचुएशन में अराइज हुआ हमारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, वैसे ये तो आपको समझ आ गई ना क्यों थ्रेट अराइज हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने उस रिलेटिव को जो क्लाइंट में एम्प्लॉय है उसको फेवर देने की कोशिश करेंगे। आपने सिर्फ इतना सोचना, इससे अगर आप जिंदगी आसान रखना चाहते हैं इतना काफी है। आपको फर्दर ये सोचने की जरूरत नहीं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्यों राइज हो रहा है भाई, ये तो रिलेशनशिप है, ये तो पर्सनल, इसमें तो सिर्फ फैमिलियरिटी थ्रेट होना चाहिए, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्यों राइज हो रहा है भाई? बेहतर है ना सोचें, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जितना डिटेल में जाते जाएंगे ना थिंकिंग उतनी आपकी डीप होती जाएगी, उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, बहरहाल मैं ब्रीफली जल्दी से बता देता हूं ताकि आप समझ ना पाए मैंने क्या बताया। हाँ, फेमिलियरिटी थ्रेट किस वजह से? क्योंकि हमारा रिश्तेदार उधर काम कर रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किस वजह से? रिश्तेदार को काम करने की तनख्वाह मिल रही होगी ना, हमारे घर में हमारी फैमिली में ही आ रही है। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है? हो सकता है क्लाइंट धमकी दे दे कि अगर आपने हमारी बात ना मानी ना आप निकाल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टर्स इन वैल्यूएटिंग थ्रेट्स, फैक्टर्स इन थ्रेट्स को वैल्यूएट कैसे करना है, किन फैक्टर? अब खुद बताइए, मैं आपसे पूछता हूं। जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, इधर उसका रोल हमारे वाली साइड पे टीम मेंबर किधर है और क्लाइंट वाली साइड पे क्या रोल है, शाबाश, और पोजीशन क्या है, बिल्कुल ठीक है। ये 3 फैक्टर्स आ गए। देखते हैं उसको कितने फैक्टर्स ने बताया। उसने कहा रेलेवेंट फैक्टर वैल्यू थ्रेट इंक्लूड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एट क्लाइंट, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एट फर्म, रोल ऑफ यही है पोजीशन। चलिए, ये फैक्टर्स हमारे। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर्स तो अब आप अगर कोड ऑफ एथिक्स को समझ रहे हैं ना तो खुद भी जजमेंट अप्लाई, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि पहले जो लिखा पड़ा है वो यूज हो, क्योंकि जजमेंट का रूल है, जजमेंट वहां अप्लाई करते हैं जहां गाइडेंस ना हो। जहां गाइडेंस हो, रिक्वायरमेंट हो, वहां पे वही लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई करो। नहीं, लेकिन एग्जाम में होता है ना, बात प्रेशर होता है तो भूल जाते हैं। वो छोटे होते एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें लड़ाई होती है, एक कुछ स्टार्ट में दिखाते हैं, तो वो जो लड़ाई हो रही होती है ना, रेसलिंग हो रही होती है, रेसलिंग की मूवी थी, तो जो ओपोनेंट है वो हार रहा होता है, तो जो बंदा उसको हरा रहा होता है ना ओपोनेंट, उसके आंखों में कोई चीज डाल देता है, कोई मिर्ची वगैरह, उसको नजर नहीं आता, उसको हरा देता है। फिर उसके बाद मूवी आगे चलती है, वो जो बंदा हारा होता है ना वो आगे अपना एक शागिर्द तैयार करता है। जब उस शागिर्द को सारी रेसलिंग वगैरह सिखा देता है ना, एंड पे एक ट्रिक और सिखाता है जो उसके उस्ताद ने शायद उसे नहीं सिखाया। वो क्या सिखाता है? हाँ, कि अगर उसका अपोनेंट उसकी आंखों में मिर्चें डाल दे तो उसने कैसे, वो उसको फिर आवाज से सिखाता है कि ये आवाज आई तो इस तरफ जाना है वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से एक्सपेक्टेड यही है कि आई कैप आपकी आंखों में मिर्चें डालेगा नहीं, लेकिन हमने आपको तैयारी इस तरीके से करवानी है, वो चीज सिखा देंगे भी कि अगर आंखें मिर्चें, यानी क्या मतलब, कोई ऐसी सिचुएशन दे दे जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, तो आपने क्या करना है, वहां पे ये प्रोफेशनल जजमेंट काम आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे वो बताने से पहले आपसे पूछ रहा हूं, और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। हालांकि अभी हमारा पहला दिन है केस स्टडी करने का, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी ठीक है। स्टूडेंट को ना पूरे कोड ऑफ एथिक्स में प्रॉब्लम होती है सिर्फ इन थ्रेट में से कोई एक या 2 थ्रेट। सेफ गार्ड कॉमन सेंस है, स्टूडेंट को कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं, आपको भी नहीं होगी। फैक्टर्स इन इवैल्यूएटिंग थ्रेट थोड़ा सा आपने 2-3 दफा पढ़ा होगा ना, आपके जहन में आ जाएगा, जजमेंट से भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होगी। प्रॉब्लम थ्रेट्स में होगी। अच्छा, थ्रेट में भी उस सिचुएशन में नहीं होगी जब एक ही थ्रेट है, जहां मल्टीपल थ्रेट आएंगे ना वहां पे प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम भी ये नहीं होगी कि याद नहीं होंगे, याद हो जाएंगे। आप बार बार सवाल पूछेंगे, सर इस सिचुएशन में ये थ्रेट तो राइज नहीं आना चाहिए था, ये थ्रेट क्यों राइज हो रहा है?
अगर आपने इस सवाल पे काबू पा लिया, कोड ऑफ एथिक्स आपका 2 दिन में निकल जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो रिस्की एरिया है जो मेरे ख्याल से पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से, वो क्या है भला? थ्रेट। ये भी आप करने के फैक्टर भी सेफ गार्ड, और थ्रेट में भी कौन सा वाला केस, तो इसके ऊपर आपने खास तौर पे काम करना है। सेफ गार्ड में आइए जी, क्या कह रहा है सेफ गार्ड में? क्या करो? रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर टीम मेंबर। ठीक है, सो दैट टीम मेंबर डज नॉट डील विद मैटर दैट आर विद इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विद होम हैज क्लोज रिलेशनशिप। यानी क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि टीम मेंबर को रोटेट कर दो, उसने कहा टीम का हिस्सा ही बनाओ, लेकिन इसको कोई ऐसा एरिया दे दो कि इसका उसके साथ लेना देना ना हो जो उसका रिलेटिव है। जैसे हमारा जूनियर टीम मेंबर है, उसका भाई क्लाइंट में इन्वेंट्री मैनेजर है, तो उसको इन्वेंट्री वाला एरिया ना दो, उसको कौन सा दे दो? सैलरीज वाला एरिया दे दो, जिसमें उसके भाई का अमल दखल ना हो। ये बात समझ आई? रीस्ट्रक्चर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और रोटेट या रिमूव में ये फर्क है। रोटेट या रिमूव का मतलब क्या होता है? टीम से बाहर निकाल दो। रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? टीम का हिस्सा रहने दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर दो, और ऐसे चेंज कर दो कि टीम मेंबर डज नॉट डील विद मैटर दैट आर विद इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विद होम ही हैज क्लोज रिलेशनशिप। और फिर क्या करो? कहता है उसके बावजूद भी थोड़ा सा थ्रेट तो भी रह गया। क्यों रह गया? है तो टीम का हिस्सा, वो खुद तो नहीं कर रहा इन्वेंट्री पे काम, लेकिन जो इन्वेंट्री पे काम उसको यार मेरा भाई है, देख तेरे भाई का भाई है, ख्याल रख, है तेरे भाई का भाई, तो भाई का भाई ख्याल रख सकता है ना। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ने मजीद कहा क्या करो? इंडिपेंडेंट रिव्यूअर। या वो अगर लाइन याद हो ना, वो बहुत अच्छी थी, कौन सी थी? पॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु इज नॉट पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम टू एडवाइस और रिव्यू द वर्क डन एज नेसेसरी। वो लाइन मुझे ज्यादा पसंद है इसकी, लेकिन ये इजी है, दोनों का इफेक्ट एक ही है, जो मर्जी लिख लें। चलिए जी, अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। लास्ट, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ, ये तो हमने कल डिस्कस किया था। लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या? इफ एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्वड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कितना, इसको कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं बताया होगा, लेकिन पास्ट पेपर से हमें पता चलता है कितना? 3 साल से ज्यादा, फॉर मोर देन 3 years। पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल काम करवा लेगा, 4th ईयर में जब उसको टीम का हिस्सा बनाने लगेगा ना, 4th कंसेक्यूटिव ऑडिट में, फिर थ्रेट राइज होगा। और एग्जाम में अगर वो मैनी ईयर्स का वर्ड यूज करता है, इसका मतलब है मसला है। तो अगर लंबे अरसे तक हिस्सा है तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट एंड, अब वो मसला आया ना, मसला है सर फेमिलियरिटी थ्रेट तो समझ आ रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट है। तो जिंदगी आसान रखें, जिंदगी आसान रखें, याद कर लें, वरना समझाने को समझाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप, लेकिन पहले आप ये मुझे याद करके दिखाएं। मैं चाहता हूं पहले अहम चीज कवर कर लें, दूसरी चीज बाद में मुझे याद करके दिखाएं। फिर जिस दिन आप कहेंगे ना सर याद हो गया, आप एक्सप्लेन करें कि ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्यों राइज होता है, तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा। लॉन्ग एसोसिएशन पक्का क्लाइंट होता है, पक्के क्लाइंट से फिक्स स्ट्रीम ऑफ इनकम आ रही होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना हमारे पक्के, अंदाजा होता है अगली दफा हाँ, तो उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप तो होता ही है, स्टूडेंट टीचर, बाप बेटा, पर्सनल रिलेशनशिप तो होता ही है, साथ साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है। ठीक है, सेल्फ रिव्यू भी आ सकता है। नहीं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तब आता जब वो क्लाइंट का कोई काम कर रहा होता, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करने में किसी ना किसी दर्जे में इन्वॉल्व होता, किसी ना किसी दर्जे में इन्वॉल्व होता, तब सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता। देखे 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन है वो ऑडिटर ही है, वो इसको वो टेम्परेरी पर्सनल असाइनमेंट के साथ मिक्स ना करे, जिसमें 3 महीने के लिए हम अपना बंदा भेज देते थे और वो उधर काम करके आता था, उसमें वो क्लाइंट बन जाता था थोड़े अरसे के लिए सही। इसमें वो चाहे 10 साल हो जाएं, लेकिन रहेगा वो ऑडिटर ही, काम वो ऑडिट का ही करेगा। चलिए जी, फैक्टर्स इन इवैल्यूएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट, गैस कीजिए, खुद से गलत भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी टाइम पीरियड, कितनी देर तक रहा, रोल क्या था उसका, जो, और नहीं रिलेशनशिप नहीं है इसमें, इस सिचुएशन में, लॉन्ग एसोसिएशन में कहीं पर रिलेशनशिप नहीं है। चलिए ठीक है, काफी। फैक्टर लेंथ ऑफ टाइम, वही बात आ गई, आपने पिक कर लिया, सही पिक कर लिया, जितना ज्यादा अरसे तक उतना ज्यादा थ्रेट। फिर रोल ऑफ इंडिविजुअल, ये भी पिक कर लिया आपने। और तीसरा क्या, क्लोजनेस ऑफ इंडिविजुअल विद मैनेजमेंट, कि इस अरसे में वो मैनेजमेंट के कितना क्लोज हो गया है। ठीक है, दोस्ती कितनी बढ़ गई। सेफगार्ड्स क्या होंगे आपके ख्याल में, गैस कीजिए। सेफगार्ड क्या, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर कर लें, इसको टीम का हिस्सा ही ना बनाएं, रोटेट कर दें, हाँ शाबाश, के रीस्ट्रक्चर कर दें,
मेरा ख्याल है रीस्ट्रक्चर से ज्यादा रोटेट वाली ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि रीस्ट्रक्चर करके भी तो मैनेजमेंट वही है, तो वो तो थ्रेट वही पे रहेगा। बहरहाल देखते हैं वो क्या, रोटेट द इंडिविजुअल एंड डिटरमिन द टाइम फॉर विच इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ टीम अगेन। यानी दूसरा लफ्ज में पता है क्या कह रहा है, रोटेट द इंडिविजुअल एंड डिटरमिन कूलिंग ऑफ पीरियड, कितने अरसे तक उसे साइड पे रखना है। वो डिपेंड करता है रोल के ऊपर। कोड ऑफ C5 लेवल पे केस स्टडी वो आपको बताता है कि अगर ये पार्टनर है ना तो फिर इसके लिए हो सकता है 7 साल हो, कोई दूसरा बंदा है अगर उसके मैनेजर उसके लिए 5 साल हो, और जो उससे नीचे 3 साल हो, वो एक अलग चीज है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन कह रहा है डिटरमिन कीजिए आपने जब इसको अलग करना है, ये तो नहीं कि अगले साल फिर इसको भेज दें, कुछ ना कुछ गैप चाहिए ना, वो कितने टाइम पीरियड का वो डिटरमिन करें। रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑन दैट, यानी उसने ये भी बता दिया कि रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। ये उस सूरत में होता है जिस क्लाइंट के डिफरेंट ऑफिस होते हैं, कि अगर आप एक ही ऑफिस में बार बार ऑडिट करते रहे हैं, जैसे हम लाहौर में काम करते हैं, लाहौर वाली ब्रांच का ही 6-7 साल से कर रहे हैं ऑडिट, तो बेहतर है कि हमें ही रिमूव कर दिया जाए। लेकिन एक और ऑप्शन दिया, क्या अब की बार कराची ऑफिस चले जाए, तो रीस्ट्रक्चर भी उसने बताया। एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, क्यों भला ये क्यों कह रहे हैं, काम को रिव्यू कर ले, ठीक है, बिल्कुल जो ऑलरेडी काम किया हुआ है, यानी रोटेशन से पहले या रीस्ट्रक्चरिंग से पहले का अगर कोई काम है वो कर, ठीक, क्लियर हो गई बात जी। रोटेट और रीस्ट्रक्चर में क्या फर्क है? रोटेट का मतलब है उसे टीम का हिस्सा ही ना बनाना, निकालना, ठीक है, और रीस्ट्रक्चर का मतलब है उसकी पोजीशन चेंज है टीम का हिस्सा। ए भाई उठ उठ उठ, इधर जाके बैठ, इधर जाके बैठ, भाई जा बैठ, उधर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए भाई अब समझ गया ना, ये क्या है? रिमूवल या रोटेट, ठीक है, रोटेट या रिमूवल ज्यादा स्वेयर एक्शन है, ज्यादा स्वेयर एक्शन। आपने कहा कि हम इसको कराची के ऑफिस में शिफ्ट करें, तो ये तो रीस्ट्रक्चर नहीं होगा, रोटेट होगा। नहीं, ये हाँ, ये रीस्ट्रक्चर बिल्कुल कराची के ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे, ये रीस्ट्रक्चर की एग्जांपल ही दिया मैंने, ये रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम उसको, यानी है हमारी एंगेजमेंट टीम का हिस्सा ही, लेकिन हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कि जिस मैनेजमेंट के साथ उसकी क्लोजनेस रही है वो चेंज कर दी हमने। लॉन्ग एसोसिएशन में नहीं, थ्रेट ऑफ डिसमिसल नहीं, थ्रेट ऑफ डिसमिसल तब होगा जब क्लाइंट हमें धमकी देगा, जब कोई हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने लगते हैं नॉर्मली, तब क्लाइंट धमकी देता है। इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट, ये भी कह दिया, ये इंडिपेंडेंट क्वालिटी, ये कोई स्टूडेंट बताए, अपॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर टू रिव्यू द वर्क डन बाय इंडिविजुअल, इसमें और इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट में क्या फर्क है? हाँ, ये सिर्फ जब ये एप्रोप्रिएट रिव्यूअर की बात करता है ना, तो ये जब एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम हो, जब थ्रेट बहुत ज्यादा हो, इसमें ना असल में दोनों सिचुएशन उसने कवर की हैं। एक सिचुएशन ये होती है कि कोई एक टीम मेंबर 5-6 साल से टीम का हिस्सा है, और एक सिचुएशन ये होती है कि एक फर्म ने 10 साल से क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, उसने ऐसे सेफगार्ड बनाए हैं कि दोनों कवर हुए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल को 6-7 साल हो गए हैं तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन, और अगर फर्म को 6-7 साल हो गए हैं कि क्लाइंट का ऑडिट करते हो, क्योंकि अब की बार जो थ्रेट होगा वो सारी एंगेजमेंट में होगा। क्लियर ये बात हुई? चलिए, ये थे हमारे थ्रेड्स के डिस्कशन। आपने करना क्या है, आज इसी पैटर्न के ऊपर आपने केस स्टडी को सॉल्व। आज की होम असाइनमेंट आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये होम असाइनमेंट साबित करेगी कि आप कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। तो आज आपने ये असाइनमेंट रिटन फॉर्म में लाजमी करनी है। असाइनमेंट मिल गई है ना आपको? यस सर, मिल गया। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।